ला 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 ला। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। उठ जाइए और अब पूरा अपना ध्यान लगा दीजिए अपने टारगेट पर। तो जी हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉटनी पढ़ रहे हैं, वनस्पति विज्ञान। तो सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। ये देखिए एप्लीकेशन पर भी हमारी क्लास है और यूट्यूब पर भी है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। YouTube पर आपको क्लास मिल रही है, इसीलिए आप लोग सभी लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत प्यारा कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता है। चलिए जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काजल जी ओके, चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको मज़ा आएगा। प्रिंस जी, कनकू जी, शशि जी, शिवन्या जी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और भाई लाइक तो आप सभी ने कर ही दिया है ऑलरेडी। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठना, कॉपी पेन लेकर बैठना, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। और अगर आप पूरा का पूरा बॉटनी का कोर्स खरीदना चाहते हो तो अभी शुरुआती स्टूडेंट के लिए मात्र 129 रुपये में ये मिल रहा है। इसमें MCQ, PDF और पूरा फुल 1 महीने तक डिटेल में हमारा बॉटनी चलेगा, जैसा जीव विज्ञान चलता है। और इस प्रकार का ऐप आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये 399 वाला कोर्स लेते हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और पर्यावरण सभी कुछ मिलने वाला है, अलग से आपको कुछ परचेज नहीं करना है। तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए, और हमारा रेलवे का अभी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें जल्दी से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। और ये देखिए साइंस की रामबाण बुक, अगर आप बॉटनी पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सब कुछ है और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है साइंस की रामबाण बुक। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट करने वाले हैं हम सभी लोग। क्या है आज का टॉपिक? पादप कोशिका हमने देखा, क्वेश्चन आंसर हमने शाम को लगाए। चलिए, ये है हमारा बॉटनी पादप ऊतक। तो सभी लोग तैयार हैं पादप ऊतक पढ़ने के लिए? चलिए भाई, सभी लोगों के सभी को जय हिंद, जय हिंद। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि सब कॉपी पेन लेकर बैठना है। अब मैं एप्लीकेशन पर भी लाइव कर रहा हूं। चलिए, तो अब हमारा आज कौन सा चैप्टर है? हमारा आज चैप्टर 2 है। इससे पहले हमने देख लिया है कोशिका, मतलब प्लांट सेल, पादप कोशिका क्या होती है। हमने एक एक चीज पादप कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ ली है। आज हमको पढ़ना है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं। अक्सर स्टूडेंट की समस्या रहती है कि सर ये अलग अलग प्रकार के ऊतक पेपर में पूछता है, क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, भारत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो या बिहार का एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर एग्जाम, चाहे आपने TET ले रखा हो बॉटनी से, तो भी आपका सारा काम हो जाएगा। बस ध्यान से सुनना, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। 30+ क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो बस पूरा फोकस करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ऊतक क्या होता है। पेपर में अगर आपसे पूछे कि भाई प्लांट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला आता है कि पादप ऊतक क्या होता है। तो ऊतक, अभी हमने इससे पहले कोशिकाएं पढ़ी थी। तो कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की या पौधों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक इकाई। अब कोशिका तो एक ईंट के जैसी है, जैसे घर बनाना है तो सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, ईंट पर ईंट मिलके दीवार बनती है। ऐसे ही समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। समान कार्य करने वाली, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, वाली कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। तो समान संरचना भी होती है, इनकी संरचना भी समान होती है, याद रखना। कार्य भी समान होता है, बनावट भी समान होती है, संरचना समान होती है। ये पूछ लेता है कभी कभी। तो आप लोग आज पूरे ध्यान से सुनना है, बिल्कुल किसी से मतलब नहीं रखना है। बहुत प्यारे तरीके से आज आपको पूरा बॉटनी समझ में आने वाला है, मतलब ऊतक। तो समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह और क्या कहलाता है आपका? समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ये देखिए PDF में मैं आपको लिखा भी दूंगा। समान कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य को करने के लिए एकत्रित होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। अब देखो, हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं जंतुओं में, वो सारे के सारे जीवित होते हैं, जिंदा ऊतक रहते हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर
कुछ ऊतक जीवित रहते हैं, कुछ ऊतक मृत अवस्था में पाए जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, मरे हुए ऊतक का क्या काम है? भाई उनके कोशिका भित्ति मोटी होती है, उनके अंदर कार्य को बांटने के लिए क्या होता है, विभाजन रुक चुका होता है। तो मैं सब समझाऊंगा, अभी आपको बस भूमिका बता रहा हूँ कि पादप ऊतक अधिकांशतः मृत होते हैं क्योंकि इन्हें मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर में धीरे धीरे कोशिकाएं बनती रहती हैं, वहाँ पर एक बार बनने के बाद में पेड़ जिंदगी भर एक जैसा रहता है, हाइट बढ़ती नहीं है। पादप ऊतकों को कार्य करने के आधार पर निम्न भागों में बांटा जाता है। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, चलिए ओके, बहुत बढ़िया। अब पूरा फोकस करना सभी लोग। अब मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूँ, वहाँ समझाता हूँ पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य के आधार पर, चलिए फिर मैं आपको पीडीएफ में भी दिखाऊंगा। हर एक चीज़ मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पादप ऊतक। तो पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पादप ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू याद रखना, इंग्लिश भी मैं बताते जाऊंगा। अब आपसे पूछेगा पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विभाज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोल दिया मैंने, ध्यान देना, हमारे अलग हैं उनके अलग हैं, पेड़ पौधों के पढ़ रहे हैं। तो अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ विभाज्योतक। सर इसका मतलब क्या है, सब बताऊंगा। विभाज्योतक याद रखना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतक ऊतक, या इन्हीं को वर्धी ऊतक भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब समझाऊंगा। पहले आपको नाम याद रखने हैं कि भाई पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाज्योतक ऊतक और एक होता है स्थायी ऊतक, परमानेंट। स्थायी मतलब परमानेंट। अब इनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहले हम इनको समझते हैं कि भैया ये क्या है। चलिए, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, पूरा चार्ट ही आपको बना के बता देता हूँ कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले पादप ऊतक कार्यों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक विभाज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक, नाम से ही समझ में आ रहा है विभाज्योतक मतलब ये पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर ग्रोइंग होता है, जहाँ पर वृद्धि होती है, इसीलिए इन्हें वर्धी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। पौधे का वह भाग जो अभी वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, लंबाई बढ़ रही है, वहां पर ये ऊतक पाए जाते हैं। तो विभाज्योतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है, हम इनको अभी देखने वाले हैं। तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, और तीनों के नाम लिख रहा हूं, एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहला आता है शीर्षस्थ। क्या आएगा, शीर्षस्थ। ये सब आपके पेपर में आता है, शीर्षस्थ। इंग्लिश में बोलेंगे एपिकल। क्या बोलेंगे, एपिकल, शीर्षस्थ। दूसरा आएगा अंतर्वेशी। अंतर्वेशी नाम मेरे साथ एक बार लेते चलना, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी। अंतर्वेशी को बोलते हैं इंटर कैलरी। इंटर कैलरी। और एक होता है पार्श्व। क्या होता है, पार्श्व। शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्व। पार्श्व को इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं, लेटरल। तो याद रखो, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई पादप ऊतक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, विभाज्योतक और स्थायी। विभाज्योतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैं एक एक को पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछते हैं, तो आज सब बनेगा। शीर्षस्थ, एपिकल, क्यों शीर्ष नाम दिया है वो भी हम देखेंगे। अंतर्वेशी, इंटर कैलरी। तीसरा आ जाएगा पार्श्व, हो जाएगा आपका लेटरल हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों को जो आप देख पा रहे हो, ये जो दोनों हैं शीर्षस्थ और अंतर्वेशी, इन्हें प्राथमिक वृद्धि ऊतक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्राथमिक। क्यों, अभी बताऊंगा। प्राथमिक। और ये जो पार्श्व दिख रहा है इसे बोला जाता है द्वितीयक। द्वितीयक वृद्धि ऊतक। ठीक है, अभी देखते हैं क्यों। इतना क्लियर, इतना सभी को क्लियर हो रहा है। मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आज ध्यान देना सभी लोग, पूरी ईमानदारी से समझते चलना चीजें। अगर आज का लेक्चर मिस कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे चले जाना, कोचिंगों में चले जाना, अगर कोई इससे अच्छा आपको पढ़ा दे ऊतक, और शाम को जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा एक स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा जिससे ये ना बने, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अब देखो, स्थायी ऊतक
क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको सिर्फ एक व्यू दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि भाई पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्योतक, एक स्थायी। विभाज्योतक मतलब जहां विभाजन हो रहा है, अलग अलग जगह पर विभाजन होगा, कहां होगा मैं बताऊंगा। लेकिन जब स्थायी हो जाते हैं, विभाजन खत्म हो जाता है, अब उनको काम बांट दिया जाता है कि भैया तुम सैनिक बन चुके हो, तुम ये काम करोगे, तुम मैकेनिक बन चुके हो, तुम ये काम करोगे, तुम इंजीनियर बन चुके हो, ये काम करोगे। लेकिन 10वीं क्लास में तो सबको सेम पढ़ाते हैं ना, तो ये 10वीं क्लास है विभाज्योतक, यहाँ पर विभाजन करा जा रहा है, तुम सीखो सीखो सीखो। लेकिन अब स्थायी में बोल देंगे कि तुम ये काम करो, इसके अलावा कुछ मत करो, ना विभाजन ना कुछ। यहां पर किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होगा, मैं आपको समझाऊंगा। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल सिंपल, और एक होता है जटिल कॉम्प्लेक्स। जटिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और सरल को सिंपल। अब सरल क्यों नाम रखा है सर? क्या पढ़ने में सरल होते हैं? नहीं नहीं, ये क्या होते हैं? एक जैसा कार्य करने वाली एक समान कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल का मतलब होता है एक समान कोशिकाओं से मिलकर एक जैसी रहेंगी सारी के सारी। और जटिल का मतलब है एक समान कार्य करने वाली अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर ये बने होते हैं। मैं सब लिखा हुआ पीडीएफ में दूंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूं बस, ठीक है। अब जो सरल ऊतक होते हैं वो भी कितने प्रकार के पढ़ने हैं? वो भी हमें 3 प्रकार के पढ़ने हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से लगातार क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं और हम लोग छोड़ के आते हैं, इसीलिए तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा आज तक। तो ये कौन कौन से होते हैं? तो अब इसको थोड़ा सा मैं इस साइड बना लेता हूं ताकि थोड़ा सा हमें जगह मिल जाए। लो, अब होते हैं, देखो, मृदु, मृदु नाम याद रखो बस, मृदु, स्थूल और दृढ़। एक बार नाम ले लो, क्या क्या नाम है? मृदु, स्थूल, दृढ़। सर इंग्लिश में बताओ ना। तो पीसीएस का एग्जाम दिया है आपने कभी? पी मतलब पेरेनकाइमा, इसको बोलते हैं पेरेनकाइमा। तो यही पूछ लेता है पेरेनकाइमा पादप ऊतक है या जंतु ऊतक? तो आपको नाम पता होना चाहिए। पेरेनकाइमा, ये आ जाएगा आपका। स्थूल को कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा क्यों क्या सब पढ़ाऊंगा अभी मैं डिटेल में। कॉलेनकाइमा। और दृढ़ को बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो याद रखो सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। सरल का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको एक बार और बता दूंगा, पहले मैं पूरा चार्ट बना के आपको सिखा रहा हूं। मृदु, स्थूल और दृढ़, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर हो गया। अब जो जटिल होते हैं ना, बहुत सारी मिक्सअप कोशिकाओं से बने होते हैं, काम एक ही करती हैं सारी कोशिकाएं। तो जो जटिल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जाइलम और फ्लोएम, ये दो प्रकार के होते हैं जटिल। कौन कौन से? एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम, तो ये भी आपको याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम। ये चार्ट आपको बस याद रखना है। अब इसके गहराई में क्वेश्चन जितने बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्या इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? जल्दी बताइए। यूट्यूब पर जितने देख रहे हैं सब लाइक जरूर करते चलिए, मजा आएगा तभी आपको, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने देखा पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योतक और स्थायी। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले किस पर? विभाज्योतक ऊतकों पर। तो चलें आगे। मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूं पहले, फिर आपको सब लिखा हुआ भी दिखाऊंगा। क्लियर? ये सब पीडीएफ के रूप में आपको मिलने वाला है। देखो मैंने आपको चार्ट के रूप में बना के दिया है सारी चीजें। ये देखो पूरा का पूरा चार्ट आपको बना के दिया है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, बस आपको देखना है और समझना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विभाज्योतक ऊतक के बारे में। ये लो बोर्ड पर ही समझते हैं। विभाज्योतक, विभाज्योतक या इसी को बोला जाता है वर्धी। क्या बोला जाता है? वर्धी। और इंग्लिश नाम क्या जाएगा? तो मेरिस्टेमेटिक। हिंदी में ही लिख देता हूं, पेपर में कभी कभी ऐसे भी लिख के देता है मेरिस्टेमेटिक, तो हिंदी में भी लिख दिया मैंने देवनागरी लिपि में। अब इनको समझते हैं। अब देखो,
अब वर्धी ऊतक नाम से समझ में आ रहा है विभाज्य ऊतक या वर्धी ऊतक, दो प्रकार के ऊतक है, एक स्थायी और विभाज्य ऊतक। अब ये विभाज्य ऊतक का मतलब क्या है, वर्धी का मतलब क्या है? वर्धी का मतलब होता है ग्रोथ, वृद्धि। तो ये पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जहां पर लगातार वृद्धि होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, बताइए वे कौन से ऊतक हैं जो पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जहां पर लगातार विकास होता है। आपने बीज डाला, बीज डालने के बाद हल्की सी कली खिली, कली खिलने के बाद धीरे धीरे वो पेड़ झाड़ी बनता है, फिर पेड़ बनता है और धीरे धीरे वो अपनी युवा अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये विभाज्य ऊतक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जहां पर लगातार विकास होता रहता है। पौधे के विकास वाले भाग में पाए जाते हैं, विकास वाले भाग में पाए जाते हैं। अब कौन सा होता है मैं बताऊंगा, भाग में पाए जाते हैं। चलिए, अब जो विभाज्य ऊतक ऊतक है हमने देखा पौधे के विकास वाले भाग में पाए जाते हैं। सर विकास मतलब नई नई कोशिकाओं को बनाने का काम करते हैं। तो यही जो ऊतक रहते हैं ये कोशिका विभाजन के द्वारा, पेपर में आता है कोशिका विभाजन कौन से करते हैं, तो यही करते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा नई नई कोशिकाएं बनाते हैं। नई नई, याद रखना ये पूछता है नई नई कोशिका कौन बनाता है, तो नई नई कोशिकाएं बनाते हैं, नई नई कोशिकाएं बनाते हैं। कौन से ऊतक हैं जो विभाज्य मतलब कोशिका विभाजन के द्वारा नई नई कोशिकाएं बनाते हैं, तो यही होते हैं। ये नए नए कोशिकाओं से क्या होता है, नए ऊतक बनाते हैं, नए नए ऊतक बनाते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, नए नए ऊतक भी बनाते हैं, ऊतक भी बनाते हैं। अब सर ये कैसे बनाते हैं, तो ये ध्यान से सुनना, ये जो लाइन मैं बोलने वाला हूं इसकी खासियत क्या है, ये कैसे बनाते हैं, ये देखो इनकी विशेषता क्या होती है। अब आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। तो अब इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी विशेषता होती है कि ये जो ऊतक होते हैं ना, इनमें कोशिका द्रव्य होता है ना, ये बहुत सघन होता है। तो कोशिका द्रव्य बोलो या जीव द्रव्य, तो इनमें क्या होता है, जीव द्रव्य सघन होता है। कैसा होता है, सघन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पास में पूरा का पूरा कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। ऐसे कोशिकाएं चिपकी रहती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारा का सारा, सुनते चलना। जीव द्रव्य क्या होता है, सघन होता है। इनमें कैसा केंद्रक कैसा होता है, केंद्रक बड़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है। और आप बोलोगे सर जो इसमें रसधानियां होती हैं, रिक्तिका होती है, रसधानी बोलते हैं, रिक्तिका होती है। रसधानी क्या होती है, कम होती हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं ये देखो आपने आज तक सुना नहीं होगा इसलिए कठिन लग सकता है, लेकिन मेरे बताने के बाद जब क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इनकी कोशिका भित्ति की दीवार पतली होती है, बस ये 4 पॉइंट याद रखो इनकी विशेषता में। कोशिका भित्ति की दीवार पतली होती है, पतली होती है। जो मैं बता रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपको खुद पता लग जाएगा जब मैं शाम को क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। पेपर में वो एक लाइन लिख के देगा, जीव द्रव्य सघन किस में होता है, तो आप बोलोगे वर्धी ऊतक में, मेरिस्मेटिक टिश्यू में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर विभाजन की क्षमता चाहिए, तो अंतःकोशिकीय कोशिका के अंदर जगह ज़्यादा चाहिए, इसीलिए केंद्रक इनका कैसा होता है, बड़ा होता है। रसधानी जो वैक्यूल्स होती है वो छोटी होती है, क्यों, ज़्यादा जगह घेर लेती है नहीं तो वो। और कोशिका भित्ति पतली पतली होती है। अभी मैं आपको इसका फोटो भी दिखाऊंगा। क्या आपको इतना क्लियर हो गया कि विभाजन, चलिए मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। विभाज्य ऊतक में मैंने आपको क्या बताया, ये ऊतक पौधों में वहाँ पाए जाते हैं जहाँ कोशिका में निरंतर विकास होता है, मतलब लगातार ग्रोइंग जो पार्ट होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। कौन सा होगा मैं बताऊंगा। ये ऊतक विभाजन करके नए स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं, नए ऊतक बनाते हैं। इन ऊतकों की उपस्थिति के कारण ही पौधे में वृद्धि की क्रिया, मतलब पौधे के जीवन में जितनी भी वृद्धि होगी वो सब कौन करवाएगा, विभाज्य ऊतक। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं, ये इस प्रकार के दिखते हैं। तो इनमें क्या विशेषता बताई है मैंने, जीव द्रव्य सघन होता है। देखो बस आपको ध्यान से देखना है, जीव द्रव्य सघन मतलब पास पास में है जीव द्रव्य बहुत ज़्यादा। ये देखो पास पास, ये पेन नहीं दिख रहा, ये कर लेते हैं अपन। जीव द्रव्य क्या होता है, बहुत पास पास में। केंद्रक देखो कितना बड़ा है, तो केंद्रक कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं।
केंद्रक स्पष्ट दिख रहे हैं, बड़े बड़े होते हैं। रसदानी छोटी होती है, वैक्यूल्स जो इसमें रहते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं। और सेल्यूलोज की पतली दीवार होती है, इनकी जो दीवार है वो बहुत पतली होती है। ये देखो दीवार कैसी होती है, पतली। बस आपको याद रखना है, पेपर निकालना है, पास होना है तो बॉटनी में ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर हुआ? चलिए सभी को क्लियर हो रहा है? जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपका जीडी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, बिना बॉटनी के आपका पेपर खाली खाली है। और शाम को मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, तो जीडी से लेके आप देख लेना, जितने भी आपके पेपर होते हैं सब में ये मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ता नहीं है ना इसको, और पेपर वाले को पता है कि कैसे फेल करना है। वो वही चीज़ उठा के रखता है जो आपसे नहीं बनती। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ जीएस जीनियस से जुड़ने वाला एक भी स्टूडेंट फेल हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हमने देखा विभाज्योतक ऊतक तो हमने देख लिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं विभाज्योतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। आप जल्दी कमेंट करके बताओ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी सभी लोग मुझे बताइए विभाज्योतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं कितने लोग बताओगे, जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। YouTube पर भी ये क्लास चल रही है और एप्लीकेशन वाले भी पूरा फोकस करते चलिए। चलिए संध्या जी, काजल जी, सभी लोग YouTube पर देखने वाले, ओके बहुत बढ़िया। चलिए भैया शिवांशी जी ने बता दिया था 3 प्रकार के होते हैं, बस। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब मैं बोर्ड पर चलने वाला हूँ। आप देखिए जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। अब देखो, अब मैं तीनों को एक चित्र में बता रहा हूं, फिर आपको मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा। मैं यहां पर एक पेड़ बना रहा हूं, जो भी गलतियां हो क्षमा करें। आपको पता है मेरी ड्राइंग, ठीक है, इस प्रकार से आपका पेड़ रहता है, आपने देखा होगा। चलिए ये वाला भाग जो आप देख रहे हो, ये वाला भाग, ये ग्रोइंग वाला पार्ट रहता है, ग्रो करता रहता है हमेशा, ठीक है, ये ग्रोइंग पार्ट है। और कुछ जड़ें भी ग्रो करती रहती हैं, आपने देखा होगा जड़ों में भी क्या रहता है, ग्रोइंग वाला पार्ट रहता है, जड़ें भी ग्रो करती हैं, इसको ध्यान से देखना। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आप देखोगे कि जो पेड़ है, चित्र पर मत जाना, बहुत सारे लोग नहीं तो डायग्राम पे ही फोकस कर रहे हो। अरे सर यार ये क्या बना दिया। और कौन सा कलर दिखेगा आपको? ये वाला ग्रीन कलर दिखेगा, मुझे लग रहा है। ग्रीन कलर मोटा कर देता हूँ मैं, ये लो। अब यहाँ पर ऐसे पत्ते बना दिए मैंने, वाह, दिख रहा है ना सभी लोगों को? ये बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया। आप लोग जो बढ़िया अच्छे से पढ़ोगे उनको फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस करना, ठीक है। चलिए ये पत्ते लगे हुए हैं, इसमें पत्ते लगे हुए हैं, मैंने पत्ते लगा दिए, बहुत सारे पत्ते लगा दिए। अब देखो, अब साथ ही साथ इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें हल्के से मैं बना देता हूँ बले, बले इस प्रकार से आप देखोगे। चलिए ये अंदर से ऐसा पार्ट रहता है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, शीर्षस्थ, एपिकल। कौन सा होता है? शीर्षस्थ। शीर्षस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल, एपिकल, कभी नहीं भूलोगे आप। अब हमने देखा विभाज्योतक ऊतक लगातार विभाजन करते हैं, तो जो शीर्षस्थ ऊतक होते हैं, एपिकल ऊतक होते हैं, ये पेड़ के उस वाले भाग में होते हैं जहां पर लगातार वृद्धि होती है, पेड़ वृद्धि करता है। तो ये मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे, देखो, पेड़ के शीर्ष भाग में, तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, और ये जड़ों में पाए जाते हैं। तो रेड कलर से मैंने बना दिया। यहाँ भी क्या पाए जाएंगे? एपिकल पाए जाएंगे, शीर्षस्थ, एपिकल, शीर्षस्थ। तो ये पौधे के कौन कौन से भाग में पाए जाते हैं? तो आप बोल दोगे सर शीर्षस्थ पाए जाते हैं जड़ और तने में, जड़ एंड तने में पाए जाते हैं। तो जड़ और तने में पाए जाते हैं शीर्षस्थ वाले, क्योंकि ये पौधे के ऊपरी भाग का विकास करते हैं और नीचे वाले भाग का विकास करते हैं। जड़ें भी तो विकसित होती हैं, तब तो उसे खाना पीना मिलेगा, हम पोषक में पढ़ेंगे। तो ऊपरा तना विकसित होता है और नीचे की जड़ें विकसित होती हैं। तो ये किसके कारण हो पा रही है? शीर्षस्थ
ठीक है, एपिकल टिश्यू के कारण होती है शीर्षक। और जो शीर्षक तो होते हैं ना, इन्हें प्राथमिक विभाज्योतक ऊतक के नाम से जाना जाता है। अभी मैं लिखाऊंगा, आप बस सुनते चलना। ये कैसे होते हैं? प्राथमिक होती है, मतलब इन्हीं के द्वारा कोई भी पौधा ग्रो करता है, यही नई नई कोशिकाओं को विभाजित करते हैं। अब ये बड़े होते चलते हैं तो नीचे क्या होती है? टहनियों का विकास होने लगता है। टहनियाँ मतलब तने और पत्तों का विकास होने लगता है। तो अब कौन सा आता है? तो अब दूसरा आता है अंतर्वेशी। कौन सा आता है? इस पत्ते को मिटा देते हैं, बहुत पत्ता हो गया ये तना। देखो अब यहाँ पर कौन सा आएगा? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी, इंटर कैलरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी। इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ, इंटर कैलरी। ठीक है, अंतर्वेशी। अब जो अंतर्वेशी होता है ना, ये भी प्राथमिक वर्धी ऊतक के अंतर्गत ही आता है। ये क्या होता है? जो शीर्षस्थ ऊतक है उसी के फलस्वरूप निर्मित होता है। शीर्षस्थ ऊतक ऊपर चला जाता है और बीच में क्या होता है? विभाजन रुक जाता है, तो वो अंतर्वेशी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या किसका निर्माण करता है? ये टहनी और पत्तों का विकास करता है। देखो ये देखो, ये क्या काम कर रहा है? ये टहनी और पत्तों का विकास कर रहा है। पत्तों, पत्ते, और ये देखो टहनियाँ, पत्ते एवं टहनी का विकास करता है। टहनी तो जानते हो ना, टहनी का विकास करता है। विकास, टहनी को डाली भी बोल दिया जाता है। तो पत्ते एवं टहनी का विकास कौन सा करता है? तो अंतर्वेशी करता है। क्लियर हो गया? अब आपने देखा होगा ये पर्णवृंत में भी, यहाँ पर भी पाया जाता है। जो पर्णवृत्त है ना, नोड पाए जाते हैं, नोड पाए जाते हैं पर्णवृत्त, ये यहाँ पर भी पाया जाता है। क्योंकि कभी कभी मस्त बकरी आ रही है, बकरी को लगा यार भूख भूख लग गया, बहुत तो खेल कूद कर लिया, उचक कूद हो गई, घूम लिया, अब बकरी को लगा खाना खाना है, तो बकरी जाएगी यहाँ पर। अब बकरी तो आप सभी को पता है बकरी है, कैसी होती है बकरी? ऐसी होती है बकरी का मुँह। ठीक है, चलिए ये बकरी है, मान लो ये बकरी। और बकरी ने क्या करा? बकरी के कान भी होते हैं, आँखें भी होती हैं। ये मान लो ये बकरी है। अब बकरी ने क्या कर दिया? आके ये पत्ता खा लिया, और बकरी को चराने वाला डाली पर झूम गया, तो पत्ता तो टूट गया। डाली पर झूला और डाली टूट गई। तो जो डाली टूट जाती है, जो पत्ते पेड़ से टूट जाते हैं, वो पत्ते दोबारा आ जाते हैं, वो डाली दोबारा आ जाती है। किसके कारण? अंतर्वेशी के कारण। तो याद रखना, ये पत्ती एवं टहनियों का विकास करता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, कौन सा ऊतक पत्ती एवं टहनियों का विकास करता है? अंतर्वेशी करता है। पत्तियों के पर्णवृत्त पर, नोड पर कौन सा पाया जाता है? अंतर्वेशी पाया जाता है। और अंतर्वेशी किसके फलस्वरूप निर्मित होता है? शीर्षस्थ के फलस्वरूप निर्मित होता है। और ये प्राथमिक वर्धी ऊतक का ही भाग होता है। तो ये दोनों किस में आएंगे? प्राइमरी में आएंगे। अब तीसरा भाग कौन सा हो गया वर्धी का? तो आप बोलोगे सर हमारी जड़ें, हमारी नहीं, पेड़ की जड़ें, थियोफ्रेस्टस की जड़ें। तो ये जो जड़ें रहती हैं ना, ये जड़ों को क्या बोला जाता है? तो आप बोल दोगे सर ये होता है शीर्षस्थ अंतर्वेशी। जड़ बोले तो जड़ तो एपिकल में आ जाएंगी। ये तने का ये मोटा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, पत्ते को यहाँ से कुछ भाग मिटा देते हैं। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है शीर्षस्थ अंतर्वेशी और पार्श्व। पार्श्व, पार्श्व बोले तो लेटरल। ये क्या काम करता है? लेटरल। ये तने को मोटाई प्रदान करता है। क्या करता है? तने को मोटाई प्रदान करता है, मोटाई प्रदान करता है, प्रदान करता है। आपने देखा भी होगा, कभी आपने पेड़ को कटा हुआ देखा है? अगर पेड़ को काट देते हैं तो पेड़ पर कुछ छल्ले नुमा संरचना दिखाई देती है, गोल गोल ऐसे। मान लो आपने कभी पेड़ को देखा होगा, को बहुत सारे लोग पेड़ को काट देते हैं तो ऐसी संरचना पेड़ में दिखाई देती है। तो जो वलय पाई जाती हैं, वलय, याद रखना वलय, या इन्हीं को बोल देते हैं छल्ले। पेड़ के अंदर जो छल्ले पाए जाते हैं वो कौन से ऊतक के द्वारा निर्मित होते हैं? तो वो पार्श्व ऊतक के द्वारा निर्मित होते हैं। ये बार बार पूछा जाता है, याद रखना। सभी लोग फोकस करना। एप्लीकेशन वाले टू द पॉइंट इनकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। बाकी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी फोकस करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आप चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो इतना उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो वर्धी ऊतक पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जहां पर लगातार कोशिका का विभाजन होता है। अब पौधे ने पूरा विभाजन कर दिया है। अब वर्धी ऊतक के द्वारा ही निर्मित होते हैं स्थायी ऊतक। तो चलिए मैं एक बार आपको वर्धी ऊतक यहां पर दिखा देता हूं। ये देखो, कोशिका विभाजन द्वारा नई नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये तो विभाज्योतक है। अब सबसे पहले विभाज्योतक ऊतक
अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा जाएगा, शीर्षस्थ। ये ऊतक पौधों के शीर्ष भाग में तथा जड़ों में पाए जाते हैं। ये देखो शीर्ष भाग ऊपर से ऐसा रहता है, आप कभी देखना घरों पे कभी पेड़ लगता है ना, तो पहले पत्ते सिकुड़े सिकुड़े से रहते हैं, फिर धीरे धीरे खिलते जाते हैं। तो ये धीरे धीरे खिलते जाते हैं। ऐसे ही जड़ों में भी ये पाए जाते हैं। रूट कैप में धीरे धीरे जड़ें क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तने एवं जड़ों में, जड़ें और शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। पौधों की लंबाई बढ़ाने का काम करते हैं। लंबाई, क्योंकि भैया लंबाई ऊपर से ही बढ़ेगी, ठीक है। पौधे की प्राथमिक वृद्धि इन्हीं के कारण होती है, प्राथमिक वृद्धि इन्हीं के कारण होती है। इस पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरा, अंतर्वेशी। तो इंटर कैलरी, ये देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये मध्य वाला भाग होता है जो तने और पत्तियों में पाया जाता है, टहनी और पत्तियों का विकास करता है। यह ऊतक मूलतः शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक का ही भाग होता है, जो लंबाई बढ़ाने के कारण शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक से अलग हो जाते हैं। मतलब जो शीर्ष वाला ऊपर बढ़ जाता है, नीचे वाला बचा हुआ भाग कौन सा होता है, इंटर कैलरी, इसलिए इसको भी प्राथमिक में रखते हैं। अब बचा कौन सा, तो अब आप बोल दोगे पार्श्व वाला। ये पौधे की जड़ और तने में पाए जाते हैं, जो कि जड़ों और तनों को चौड़ाई प्रदान करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, पौधे के तने में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति का निर्माण करते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहीं पर बता देता हूं मैं, यहां पर लिखा हुआ ताकि पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको। ये जो आप देख पा रहे हो, यहां पर आप देख पा रहे हो कि भैया जो छल्ले बन जाते हैं, इस छल्ले से पौधे के जीवन की, पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। पौधों की आयु का पता लगाया जाता है इन छल्लों के द्वारा। क्या करते हैं, पौधों की आयु का, पौधों की, एक मिनट, इससे तो ये मिट जाएगा, यहीं से चलते हैं ना काय को। ये क्या करता है, पौधों की आयु का पता, पौधों की आयु का पता, पौधों की आयु का पता लगाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, पौधों की आयु का पता लगाने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, छल्लों को, वलय को गिनकर, तो इसको बोलते हैं डेंड्रोक्राइनोलॉजी। बोलो मेरे साथ एक बार सभी लोग, क्या बोला जाता है, तो डेंड्रोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। डेंड्रो, जो पढ़ने वाले होंगे उनके लिए ये क्लास, डेंड्रोक्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी ढूंढने चले जाओगे ना पेपर के टाइम पे, कोई नहीं देगा। यहाँ पर आपको इतना बढ़िया और इतना सस्ता पूरा कोर्स मिल रहा है, यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रही है, फ़ायदा उठाइए। डेंड्रोक्राइनोलॉजी में क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है, पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। तो वो आयु कौन बताता है, वो बताता है पार्श्व ऊतक, छल्ले। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अब हम उस ऊतक को पढ़ने वाले हैं जो स्थायी हो चुका है, परमानेंट हो चुका है। वर्धी ऊतक जब विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो वो स्थायी बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना मुझे नहीं लग रहा किसी को दिक्कत आएगी। ये लो, अब मैं यहां पर आ गया और मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं स्थायी ऊतक। स्थायी को बोला जाता है परमानेंट, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। स्थायी ऊतक बोले तो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। अब ये स्थायी क्या होते हैं, वर्धी जब विकास करता है, और स्थायी क्या होते हैं, ये फिक्स हो जाते हैं। याद रखना ये कैसे होते हैं, ये अब विभाजन नहीं कर सकते हैं, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। याद रखना ये पूर्ण रूप से विकसित कोशिका के द्वारा निर्मित होते हैं, इनमें विभाजन नहीं होता है। ये अब कार्य इनका डिसाइड कर दिया गया है, मैं लिख देता हूँ। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है। ये एक एक क्वेश्चन आता है, आपको शाम को पता चलेगा क्लास में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना रात की क्लास से पहले। और क्या होते हैं, इनका कार्य विभेदीकृत होता है। इसका मतलब इनका कार्य विभेदीकृत होता है, विभेदीकृत होता है, विभेदीकृत होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, विभेदीकृत का मतलब होता है कार्य डिसाइड कर दिया कि तुमको तने की मोटाई बढ़ाना है, तुमको कठोरता लानी है, तुमको ये करना है, तुमको प्रकाश संश्लेषण, तुम्हें खाना बनाना है। मतलब कार्य को अलग अलग डिफाइन कर दिया है स्थायी ऊतकों के अंदर। ये परमानेंट होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब ये ध्यान देना, वो जो हमने देखे थे विभाज्य ऊतक, वो पूरे के पूरे कैसे थे, जीवित थे। ये इनकी कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी कोशिकाएं मृत एवं जीवित,
जीवित दोनों हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि भैया स्थायी ऊतक जो रहती है इनकी कोशिकाएं कैसी रहती है, तो इनकी कोशिकाएं मृत और जीवित दोनों हो सकती हैं। मृत भी हो सकती हैं और जीवित भी हो सकती हैं। कैसे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब हम एक एक को पढ़ने वाले हैं। अब आपसे पूछा जाएगा स्थायी ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। पहले मैं यहां लिख देता हूं सरल ऊतक, सिंपल सरल ऊतक, ये स्थायी ऊतक के अंतर्गत ही आता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू। जल्दी बताओ, इतना क्लियर हो रहा है? फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। सभी लोग यस यस यस, हाँ चलिए। डेंड्रोक्राइनोलॉजी सभी लोगों को क्लियर हो रहा है, पूरा फोकस करते चलिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और YouTube वाले सभी लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आपके लिए क्लास ऐसी मिलने वाली नहीं है, पहले पढ़ाना और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कराना। वैसे मैं पूरा एप्लीकेशन का प्लान कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वहाँ कंप्लीट हो गई तो आप लोगों को यहाँ पर ये पढ़ा दिया जाए। और पर्यावरण भी अगर मुझसे ऐसी डिटेल में पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और जितने लोग भी, देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्या दे देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप। जो लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब वालों के लिए ग्रुप दे रहा हूँ। ये है व्हाट्सएप ग्रुप, इससे आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको क्लास का पता चल जाएगा, सारी चीज़ें। अब देखो सरल का मतलब क्या होता है, सरल, सरल स्थायी ऊतक। तो सरल मतलब होता है कि एक समान कार्य करने वाली, एक जैसी, एक ही प्रकार की कोशिकाएं। देखो एक समान कार्य करने वाली, एक समान कार्य करने वाली, एक ही प्रकार की, यहां पर विभिन्न लिखा होता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। एक समान कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले ऊतक, कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले ऊतक कैसे कहलाते हैं, ये सरल ऊतक कहलाते हैं। सरल ऊतक कहलाते हैं प्लांट के। अब ये सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्या आप लोग बता पाओगे? तो मैंने आपको अभी तीनों के नाम बताए थे। आपको इंग्लिश में याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। पीसीएस का एग्जाम होता है ना, स्टेट एग्जाम होता है पीसीएस। पी बोले तो पेरेनकाइमा, कभी कभी इनके नाम ही पूछ लेता है आपसे। पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और एक आ जाएगा आपका स्क्लेरेनकाइमा। सर हिंदी नाम और बता दो ना। चलिए तो हिंदी नाम और देख लो। मृदु, स्थूल, और ये आ जाएगा आपका दृढ़। मृदु, स्थूल और दृढ़। तो ये देखो नाम याद रखने। अब इनकी विशेषता क्या है सर, इनमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होगा, बस इन्हें अब काम अलग अलग दे दिया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मृदु, पेरेनकाइमा, फिर कॉलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे। सरल ऊतक के अंदर ही हम चल रहे हैं और ये देखिए आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले कौन सा, पेरेनकाइमा बोला जाए तो यहाँ पर मृदु ऊतक होते हैं। ये मृदु ऊतक होते हैं। मृदु मतलब सॉफ्ट होंगे। तो ये पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, ये पौधों के कोमल भाग में पाए जाते हैं। ये पौधों के कोमल भाग में पाए जाते हैं। किस भाग में, कोमल भाग में पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका कोमल भाग कौन सा है, तो कोमल भाग में क्या आ जाएगा, पत्ती आ जाएगा। पत्ती, तना, जड़, बीज, और आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आंतरिक भाग। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। अब इसे काम सौंप दिया गया है। क्या काम सौंपा है मैं बताऊंगा। तो जो पेरेनकाइमा होता है, मृदु होता है, कोमल होता है। ये पौधों के कोमल भाग में जैसे पत्ती, तना, जड़, आंतरिक भाग, बीज वगैरह में पाया जाता है। और ये क्या करता है, सॉफ्टपन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। मेन आपको इतना याद रखना है।
ये जो होता है ये क्या काम करता है, आपने देखा होगा जब पौधे का विकास होता है तो पौधा तना कैसा हो जाता है, पूरा मुड़ जाता है। तो तने को मोड़ने का काम, मोड़ने पर तना टूटता नहीं है। तो याद रखना वो पेरेनकाइमा मृदु के कारण ही होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, क्योंकि ये पत्ती में पाया जा रहा है, तने में पाया जा रहा है, जड़ में पाया जा रहा है, मतलब ये पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। हरे भाग में पाया जाता है, में पाया जाता है। अब हरे भाग में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है हरित ऊतक। हरे भाग में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोल दिया जाता है, हरित ऊतक। अब हरे भाग में पाया जाता है, हरित ऊतक बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है हरित ऊतक किसे कहा जाता है, तो पेरेनकाइमा मृदु ऊतक को बोला जाता है। क्लियर। अब आपसे पूछा जाएगा हरे भाग में हरित ऊतक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, इन्हीं ऊतकों में होती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पौधे में भोजन कौन से ऊतकों में बनता है, तो आप बोलोगे पेरेनकाइमा मृदु में बनता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं में होती है। भोजन बनता है, भोजन, पौधे में भोजन बनता है, इन्हीं ऊतकों के अंदर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। इतना क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात। अब कभी कभी पौधे क्या होते हैं, कभी कभी पौधे पानी में होते हैं। पानी में क्या होते हैं, वो तैरते रहते हैं। तो जो जलीय पौधे होते हैं उनके जो ऊतक होते हैं उनमें वायु भर जाती है, वायु भर जाती है, जिसके कारण वो तैरते हैं। तो जलीय पौधों में, जलीय पौधों में इन ऊतकों में वायु भर जाती है। क्या भर जाती है, वायु भर जाती है, जिसके कारण वो तैर पाते हैं। इसीलिए इन्हें वायु ऊतक के नाम से भी जानते हैं। वायु ऊतक, एरियोलर टिश्यू, वायु ऊतक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इतना क्या आपको पेरेनकाइमा में क्लियर हुआ। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। चलिए, क्या इतना सभी लोगों को समझ में आ रहा है पेरेनकाइमा में? मुझे लग रहा है सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। चलो मैं लिखा हुआ दिखाता हूँ। स्थायी ऊतक मैंने आपको बताया, इन ऊतकों का निर्माण वृद्धि ऊतक, मतलब जो वृद्धि करने वाले मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उन्हीं से बना है। से बनी कोशिकाओं में वृद्धि एवं विभेदीकरण के कारण होता है। अर्थात वृद्धि ऊतक की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो स्थायी हो जाते हैं। अब उनमें विभाजन क्षमता बिल्कुल नहीं बची है। मतलब जो वृद्धि ऊतक है, शीर्षस्थ अंतर्वेशी पार्श्व, जब वो विभाजन नहीं कर पाते हैं, वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, तो वो स्थायी में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, अब जिन कोशिकाओं में से ये ऊतक बने होते हैं वे सजीव और मृत दोनों प्रकार की होती हैं। ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदीकृत हो चुके हैं, मतलब कार्य सौंप दिया गया है इन्हें। अब स्थायी ऊतक, तो स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं विभेदित होकर विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती हैं। कौन कौन से स्थायी ऊतक? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। अब हमने सरल देखा। सरल 3 प्रकार के होते हैं। सरल मतलब ऐसी स्थायी कोशिकाएं जो उत्पत्ति, संरचना और कार्यों के आधार पर एक समान होती हैं। काम सभी के क्या होते हैं? समान होते हैं। ये मैंने आपको लिखा हुआ PDF में भी दे रहा हूँ। 3 प्रकार कौन से हैं? पेरेनकाइमा, सबसे पहले कौन सा आएगा? पेरेनकाइमा मृदु ऊतक। अब ये पौधों के क्या होते हैं? कोमल भाग मैंने आपको पढ़ाया है। जड़, तना, पत्ती, फूल एवं बीजों की आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। इसी कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसीलिए इन्हें हरित ऊतक भी कहा जाता है। हरित ऊतक पेपर में पूछे तो बता देना। जलीय पौधों में मृदु ऊतकों के मध्य वायु भर जाती है जो उन्हें तैरने में सहायता करती है, इसीलिए इन्हें वायु ऊतक भी कहते हैं। तो याद रखना, ये सब चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये साइंस की रामबाण बुक में दिया हुआ है। अगर आप पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी डिटेल में कलरफुल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये 6 साल में तैयार की हुई कलरफुल बुक है। ये फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। तो इसमें ये सब चित्रों के द्वारा बना हुआ है। आप 17वां नंबर का चैप्टर खोलोगे, 17 नंबर के चैप्टर में आपको पूरा का पूरा ये डिटेल में बॉटनी वाला ये वाला भाग इस प्रकार दिख जाएगा। ठीक है। तो चलिए, ये आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मृदु ऊतक के बाद ये देखो, मृदु ऊतक ये ऐसे होते हैं पेरेनकाइमा। इन कोशिकाओं के मध्य क्या होता है? खाली भाग पाया जाता है, ये खाली भाग, ताकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकें। बड़े अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान होते हैं ताकि विभिन्न कार्य हो सके। देखो, कुछ भी कठिन नहीं है, सीधा सीधा आपको ये पूछा गया है कि यहाँ पर क्या होता है? पेरेनकाइमा में
बीच में खाली स्थान बहुत ज़्यादा होता है ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कोशिकाओं के मध्य अंतःक्रियात्मक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पेरेन्काइमा होता है। इतना क्लियर। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा क्लियर हो गया, मृदु। अब चलते हैं स्थूल। ये देखिए कोलेनकाइमा सरल सा है, बस आपको 2-3 अब तो 5 मिनट का और है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा यह जाएगा आपका स्थूल। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्थूल स्थूल स्थूल, मोटा। ये क्या काम करते हैं, कोलेनकाइमा तने को मोटाई एवं मजबूती, मोटाई एवं मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मजबूती प्रदान करने के साथ साथ ये पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं, पौधों को लचीलापन। हवा चल रही है तो पूरा पौधा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, टूटता नहीं है, उखड़ जाता है भले ही, ठीक है। पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं, याद रखना, प्रदान करते हैं। ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि कौन से ऊतक पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं, तो कोलेनकाइमा स्थूल। इनको स्थूल इसलिए बोल रहे हैं, दृढ़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी दीवारें कैसी रहती हैं, मोटी होती हैं, कठोर होती हैं। ये पूछ लिया जाता है कोलेनकाइमा में। चलिए मैं आपको यहाँ पर आपको कोलेनकाइमा दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये ऊतक पौधों को लचीलापन एवं मजबूती प्रदान करता है। ये ऊतक जड़ों में नहीं पाए जाते, ये याद रखना है। ये पौधों की जड़ों में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए पेड़ जड़ से उखड़ जाता है कभी कभी, जड़ों में नहीं पाए जाते हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। भाई पौधे को क्या करते हैं, यांत्रिक सहायता। अब आप मजबूती और लचीलापन दे रहे हो तो यांत्रिक सहायता। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। इनमें पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में कोशिकाएं जीवित होती हैं, याद रखना। लंबी होती हैं, ये देखो लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, स्थूल होती हैं। देखो कोने पे कैसी है, इस प्रकार से आपको कोशिका देखने को मिल रही है, और ये कोने पर कैसी दिख रही हैं, मोटी दिखाई दे रही हैं। तो ये देखो ये कोने कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर मोटे होते हैं। तो ये पेपर में देखो सब आता है, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा आपको, क्योंकि अगर आप वास्तव में यहाँ तक बने हुए हैं तो आप, मुझे लग रहा है कि एक भी प्रश्न पेपर में नहीं छोड़कर आएंगे पक्के में। तो इसमें बस इतना याद रखना है, स्थूल मतलब ये लचीलापन प्रदान करता है, मजबूती मोटाई प्रदान करता है, जड़ में नहीं पाए जाते हैं। यांत्रिक सहायता, मोटाई देगा तो यांत्रिक सहायता भी देगा, पेड़ पौधा टूटे ना। और लंबी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, और कोनों पर कैसी होती हैं, स्थूल होती हैं। लाइन कभी कभी लिख कर दे देता है वो कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर मोटी होती हैं, स्थूल होती हैं। स्थूल मतलब स्थूल, सीधा आप लगा देना कोलेनकाइमा। अब सबसे लास्ट में कौन सा आता है, स्क्लेरेनकाइमा आएगा। कौन सा आएगा आपका, स्क्लेरेनकाइमा आएगा। मैं यहीं पर और बता देता हूँ ताकि आपको वहाँ PDF भी मिलती जाए। कोलेनकाइमा के बाद में क्या आएगा, स्क्लेरेनकाइमा। तो सरल भी खत्म हो गया अपना, स्क्लेरेनकाइमा। इसका नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्लेरेनकाइमा मतलब दृढ़। दृढ़, दृढ़ मतलब कठोर। स्क्लेरेन, स्कल के जैसा कठोर, खोपड़ी जैसा कठोर। तो ये कैसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। इनमें जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य वगैरह, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता मतलब सूख जाता है, नहीं पाया जाता। और इनमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है लिग्निन। लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, लिग्निन पदार्थ पाया जाता है जो इनको क्या करता है, मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। तो ये क्या काम करते हैं, और ये कैसी होती है, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, मृत कोशिका से बने होते हैं। इतना याद रखना है, सभी जीवित से बन रहे थे, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो दृढ़ है, अभी मैं बताऊंगा, ये मृत कोशिका से बने होते हैं, बने होते हैं। और ये काम क्या करते हैं सर, ये काम क्या करते हैं, तो ये पौधों को कठोरता, याद रखना, ये जो लाइन लिख रहा हूँ ना, शब्द लिख रहा हूँ, कठोरता,
कठोरता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। मजबूती के साथ कठोरता शब्द दिख जाए ना तो समझ जाना, प्रदान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आपने देखा होगा नारियल का खोल, नारियल का खोल, अखरोट, बादाम। तो इसके ऊपर वाला जो खोल रहता है, कवच रहता है, वो किस ऊतक का बना होता है? वो स्क्लेरेन काइमा का बना होता है, दृढ़ ऊतक का बना होता है। इतना आप सभी को याद रखना है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। इससे सरल और इससे आसान आपको पता नहीं लगेगा, ये पेपर में बार बार आता है। जो वास्तव में एग्जाम देने वाला है उन्हें इसकी महिमा समझ में आएगी। ठीक है, तो नारियल का खोल, अखरोट, बादाम वगैरह में ये पाया जाता है। कठोर होता है, जीव द्रव्य नहीं होता, मृत होता है, इसमें लिग्निन पाया जाता है। लिखा हुआ दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए इस प्रकार होता है। कोशिका द्रव्य नहीं पाए जाने के कारण इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। पीडीएफ मिल जाएगी जो कि पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाती है। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैंने आपको हमारे व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, वहाँ आपको जानकारी पूरी मिलती जाती है। नारियल का ऊपरी भाग देखो, आप देखो 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 ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नारियल के ऊपरी भाग, बीजों एवं फलों के रेशे युक्त छिलके इन्हीं के बने होते हैं। बीज, कोई कोई से बीज, जैसे बेर का बीज, फलों के रेशे, बहुत सारे फलों में जो रेशे निकलते हैं हम खा ही नहीं पाते हैं, फेंक देते हैं। आम में जो रेशे रहते हैं बीज के ऊपर, इस प्रकार से ये रहते हैं। पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। ये क्यों होते हैं? ये आंतरिक भाग की रक्षा करते हैं ताकि आप नारियल पानी पी सको, नारियल के अंदर चीज़ें खा सको। लिग्निन, ये देखो लिग्निन नामक पदार्थ जमा होने के कारण इनकी कोशिकाएं भित्तियाँ कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। इनकी कोशिका भित्तियाँ कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। क्लियर हो गया इतना? तो मैंने आपको पूरी चीज़ें देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा दी है। मैंने आपको पढ़ा दिया है सरल ऊतक, उससे पहले विभाज्योतक ऊतक, फिर हमने देखा वर्धी विभाज्योतक के बाद जटिल ऊतक, सरल ऊतक। अभी जटिल नहीं पढ़ा हमने, मतलब स्थायी ऊतक के अंदर हमने सरल पढ़ लिया है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है जटिल ऊतक। बस 5 मिनट का खेल है, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं जटिल ऊतक। याद रखना, ये जो जटिल ऊतक होता है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए जटिल ऊतक। सर इसका नाम जटिल क्यों है? कॉम्प्लेक्स। जटिल ऊतक को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स। ये और समझ लिया आपने तो आपका पूरा पादप ऊतक कंप्लीट, और फिर शाम को आप टेस्ट देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग भी पूरा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। यूट्यूब वाले, एप्लीकेशन वाले पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। जिन्होंने परचेज़ कर रखा है, मैं आपको इनके और भी क्वेश्चन रिवीजन सेशन भी लाऊंगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए। तो जो जटिल ऊतक हैं, तो आप ध्यान से सुनना, ये जटिल क्यों होते हैं? तो याद रखना जो लाइन में अब लिख रहा हूं, एक समान कार्य करने वाली, एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। कैसी? विभिन्न प्रकार की। एक नहीं, एक अगर होता तो वो सरल बन जाता। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जटिल का मतलब होता है एक समान कार्य करने वाली। मान लो मैं काम कर रहा हूँ, कोई लड़की कर रही, कोई लड़का, कोई बूढ़ा, तो लेकिन काम सब एक जैसा कर रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं। और सरल में एक जैसे हैं, जवान है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो बूढ़ा, जवान, लड़का, लड़की सब हैं, लेकिन काम एक जैसा कर रहे हैं सब। तो याद रखना, एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर कौन सा बनता है? जटिल ऊतक बनता है। और ये जो जटिल ऊतक होता है ना, ये इसको एक और नाम से जानते हैं, संवहनीय ऊतक। इसी को क्या बोलते हैं? संवहनीय ऊतक। संवहनीय बोले तो वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्टेशन वाला होता है, ये संवहनीय ऊतक होता है। क्या होता है? संवहनीय ऊतक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। और जो जटिल ऊतक होता है, संवहनीय ऊतक होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है जाइलम, ये जटिल में आता है, पेपर में यहीं से प्रश्न बनते हैं। और एक होता है फ्लोएम। कौन सा आ जाएगा? फ्लोएम आ जाएगा। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें थोड़ी चीज़ें बता देता हूं मैं आपको जो पेपर में बार बार आती हैं। जाइलम, तो ये जाइलम कहाँ पाया जाता है? जा से जाइलम, जा से जड़, ये जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में, मुख्य रूप से जड़ों में पाया जाता है।
ठीक है। इनमें क्या होती हैं, इनमें चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिका मतलब नलियां पाई जाती हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसी खाली खाली नलियां होती हैं इनमें। और ये नलियां क्या करती हैं, ये नलियां ज़मीन से क्या करती हैं, पानी, ये मिट्टी से, ये मृदा से जल एवं खनिज को, खनिज लवण को, ये बार बार पूछता है, जल एवं खनिज लवण को पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचाती हैं, पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचाती हैं, भाग में पहुंचाती हैं। याद रखना क्या चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं और ये मृदा से जल एवं खनिज लवण को संपूर्ण भाग तक पहुंचाती हैं। अब देखिए मान लो ये पेड़ है, ऐसा ये पेड़ है, अब यहाँ पर ये नलिकाएं क्या कर रही हैं, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर पानी लेके जा रही हैं। मतलब जो जाइलम होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करता है, बल के विरुद्ध मतलब विपरीत काम करता है, विरुद्ध कार्य करता है, ये पूछता है आपसे। ठीक है, तो ये आपको बढ़िया आराम से सारी चीज़ें मिलेंगी, पीडीएफ भी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, मैं आपको पूरा बताते चल रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो याद रखना जो जाइलम रहता है ये क्या काम करता है, जड़ों में पाया जाता है, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, जड़ों से पानी खींचता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है, पौधे के संपूर्ण भाग में खनिज लवण पहुंचाता है। अब ये जो फ्लोएम होता है, ये जो फ्लोएम होता है, फासे फ्लोएम फासे फूड, तो ये क्या काम करता है, ये पत्तियों से, पत्ती एवं तने से भोजन को, फूड को, भोजन को पेड़ के संपूर्ण भाग में, पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचाता है, संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, तो इसमें होता है सीव ट्यूब होती है, इसमें भी चालनी नलिकाएं होती है जिन्हें सीव ट्यूब बोला जाता है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, जैसे नहीं पाया जाता, जैसे हमारी जो आरबीसी होती है ना उसमें केंद्रक नहीं होता, ऐसे ही फ्लोएम की सीव ट्यूब जो होती है उसमें नहीं पाया जाता केंद्रक, ये याद रखना। ये काम क्या करता है, ये पत्ती एवं तने से भोजन को संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। क्लियर, ये आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। इसमें भी नलिकाएं, बेसल्स, वाहिकाएं जिन्हें ट्रैकिट्स बोलते हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं, वाहिकाएं, बेसल्स जिन्हें ट्रैकिट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रैकिट्स, ये पाई जाती हैं। कभी कभी पूछ लेता है ट्रैकिट्स, वाहिकाएं, सीव ट्यूब किस में पाई जाती हैं, तो ये फ्लोएम में पाई जाती हैं। और ये सीव ट्यूब और वाहिकाएं भोजन को पौधे के संपूर्ण भाग तक पहुंचाने का काम करती हैं। एक बार मैं लिखा हुआ आपको दिखा देता हूं, चलिए बहुत बढ़िया। जो वास्तव में पेपर देने वाले होंगे, जिन्हें वास्तव में चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उन्हें बहुत महिमा आ रही होगी इस चीज़ की, क्योंकि ये पूरे यूट्यूब पे छान लेना कोई नहीं पढ़ाता और ना इतने अच्छे से बता पाता। मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ें आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि पेपर में आपको कभी भी दिक्कत ना आए। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे जटिल। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जाइलम, ये ऊतक पौधों के जड़ तथा पत्तियों में उपस्थित होते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों तक जल तथा खनिज लवण पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें चालन ऊतक भी कहते हैं। पेपर में आएगा चालन ऊतक, क्योंकि इसमें चालन कोशिकाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था। इनमें क्या होती है, इन्हें चालन ऊतक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें जाइलम ऊतक में वाहिकाएं, ये देखिए चालन वाहिकाएं पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं। इन्हें ट्रैकिट्स कहा जाता है, इन्हें ट्रैकिट्स, इसमें होता है ट्रैकिट्स, ये याद रखना लास्ट चीज़, ट्रैकिट्स वाहिकाओं को कहा जाता है। और ये देखो इस तरह ये पानी को क्या करते हैं, खनिज को पौधे के संपूर्ण भाग में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लेकर जाते हैं। क्लियर, चलिए पतली सी दीवार होती है, इनमें वाहिकाएं याद रखना इसमें पाई जाती हैं। और फ्लोएम में याद रखना ये पौधे की पत्तियों से पौधे के संपूर्ण भाग तक भोजन को ले जाता है। इसमें सीव ट्यूब, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। और सहकोशिकाएं याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन, सहकोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं और सीव ट्यूब किसमें पाई जाता है। उसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं, इसमें चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं। मतलब ये इस प्रकार से नलियां होती हैं, देखो ये पौधे को ऊपर से भोजन नीचे तक पूरे में लेकर जा रही हैं। ठीक है, सीव ट्यूब ये होती है, देखो
ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है ना, इसको सीप ट्यूब बोला जाता है और इसमें हल्के हल्के पोर रहते हैं, इसके द्वारा जाता है। कंपेनियन सेल रहती है, ये कोशिकाएं रहती हैं जो दबाने का काम करती हैं, भोजन को पहुंचा देती हैं। तो बस इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं, कि सीप ट्यूब सह कोशिकाएँ फ्लोएम में पाई जाती हैं और चालनी नलिकाएँ जाइलम में पाई जाती हैं। क्या इतना याद रख पाओगे सभी लोग? चलिए, ये हमारा था पूरा का पूरा पादप ऊतक। और अब अगर आप पूरा प्लांट टिश्यू मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआती अभी 8-10 लेक्चर तक इसकी प्राइस है 129 रुपये। एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हो, वहाँ एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको मात्र 129 रुपये में 1 साल तक पूरा बॉटनी में, बाद में रिवाइज भी कराऊंगा, सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इसी की प्राइस 199 हो जाएगी जैसे ही हम पादप पोषण पढ़ेंगे, क्योंकि आकार की जब मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर हमेशा परमानेंट नहीं मिलेगा, ये पहले ही बता रहा हूँ। इसलिए जितनी जल्दी पढ़ सको पढ़ लेना, फिर लेक्चर गायब भी हो सकते हैं यहाँ से, पहले ही बता रहा हूँ। और साथ ही साथ शाम को हम क्या देखेंगे, पादप ऊतक से संबंधित आज जो हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है उससे संबंधित अब हम देखेंगे सारे के सारे प्रश्नों को। तो याद रखना सभी को, मुझे बताओ समझ में आया? क्योंकि मैं शाम वाली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स लाऊंगा, तो इसको एक बार पूरा पढ़ लेना, याद रखना। इसका मैं आपको क्या करूंगा, इसका पूरा PDF भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। 1 मिनट रुकना। एक्सपोर्ट प्लांट टिश्यू सेव कर दिया मैंने। तो ये पूरा का पूरा आपको प्लांट टिश्यू मिल भी जाएगा। सर आप जूलॉजी भी पढ़ाई? अरे सीमा जी, जूलॉजी तो मैंने पूरी की पूरी यूट्यूब पर पढ़ा दी है, वो एप्लीकेशन पर पढ़ा दी है भाई। जूलॉजी मिल जाएगी आपको वहाँ पर, बॉटनी पूरी मिल रही है आपको वहाँ पर, पूरा का पूरा फिजिक्स मिल रहा है, केमिस्ट्री मिल रहा है, लाइव रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ आप लोग अभी तक गए नहीं हो, आपने पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब वहाँ पर आपको पूरा मिल रहा है। जूलॉजी तो पूरा मैंने जंतु कोशिका, पादप ऊतक, जंतु ऊतक से लेके मैंने हर एक चीज़ पढ़ाई है वहाँ पर। यूट्यूब पर भी मैंने कुछ वीडियो डाली हैं उसकी। चलिए, तो मुलाकात होगी अब आपसे शाम को, तो सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए और शाम का लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है? शाम को हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे इसके, ठीक है? और बढ़िया बेहतरीन प्रश्न रहेंगे इस प्रकार से। देखो, एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय इससे बना होता है, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। तो सभी लोग बढ़िया कमेंट करके मुझे बताना सेशन कैसा लगा। देखो, अगर आप लोग वास्तव में मुझसे पढ़े हो ना, तो सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए इस वीडियो पर, कैसा लेक्चर लगा, मुझे मज़ा आएगा। तब मैं कल की क्लास लेके आऊँगा 10 बजे वाली। मिलते हैं, और कल कौन सी क्लास रहेगी रात को पता चलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।